जयतु भारतम। साथियों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं श्री माधव कौशिक जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और माधव कौशिक जी उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के, और पूर्व अध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी चंडीगढ़ के। और अगर इनके साहित्य की मैं बात करूं तो गजल संग्रह, खंड काव्य, कथा संग्रह, कविता संग्रह, बाल साहित्य और संपादन और अनुवाद के क्षेत्र में कौशिक जी ने उल्लेखनीय कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ उल्लेखनीय है वह यह है कि अभी हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान कौशिक जी को दिया गया है। तो मैं कौशिक जी का स्वागत भी करता हूं और अपनी ओर से और दर्शकों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आपका स्वागत। धन्यवाद दिनेश जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने सब मित्रों से मिलने का अवसर दिया। जी, तो कौशिक जी बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो देखिए, आप जिस पद पर हैं, जिन स्थितियों में हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो कितना संघर्ष आप मान के चलते हैं कि व्यक्ति को किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है और कितनी मेहनत अपेक्षित रहती है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? दिनेश जी, कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से घटित होती रहती हैं, तो जी। वो इतने स्वाभाविक होती है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता। तो मेरे साथ यही हुआ। एक साहित्यकार के नाते, लिखने पढ़ने वाले के नाते चीजें आती रहीं और ये सब होता रहा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इन पदों तक पहुँचने में तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, संघर्ष नहीं करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से मित्रों ने, एक बड़ी बात ये है कि जो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, इसका कोई नॉमिनेशन नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, बल्कि 24 भाषाओं के जो लेखक हैं वो खुद चुनाव करते हैं। और पूरे देश में अकेली यही एक ऐसी संस्था है जिसका चुनाव लेखक करते हैं और जिसको स्वायत्तता प्रदान की हुई है संविधान के जी। द्वारा। तो जी। एक तरह से लेखक समुदाय का मेरे पे थोड़ा सा कृपा भी रही, उनका विश्वास भी रहा। उन्हें लगा होगा कि आदमी ठीक है, काम भी निष्पक्ष रूप से कर सकता है, और इस वजह से उन्होंने मुझे राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष चुना। इससे पहले मैं 2007 से 12 तक हिंदी का जो हमारा परामर्श मंडल है उसका सदस्य भी रहा, और कुछ देर बाद फिर संयोजक भी रहा मैं। तो एक तरह से ये 24 भाषाओं के बीच सेतु का जो कार्य किया है, ऐसा भी बहुत सारे देश में भाषाई दुर्भावनाएं भी बहुत थी, अब भी थोड़ी बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे निर्मूल भी हुई हैं। और सबको ऐसा लगा होगा कि ये ऐसा लेखक है जो सब भाषाओं का सम्मान करता है और चाहता है कि भारतीय साहित्य का जो एकात्म है वो सामने आए। तो इस वजह से मुझे लेखकों का विश्वास प्राप्त हुआ और मुझे इस पद पे चुन लिया गया। हालांकि चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का मैं सचिव रहा, उसके बाद उपाध्यक्ष रहा, फिर अध्यक्ष भी रहा। तो लगभग 20 वर्ष में चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से जुड़ा रहा। तो एक तरह से जो अकादमियों का जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से लेखकों को साथ लेके चलना है, पुस्तकों का प्रकाशन है, इन सब का अनुभव भी उसमें मेरे काम आया, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। जी। तो कौशिक जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। ठीक है, अच्छी बात है, आपका बड़प्पन है। लेकिन इसमें एक चीज देखो, जो मैं मानता हूँ वो बात आपसे मैं कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्तित्व है, एक सफल व्यक्तित्व या असफल व्यक्तित्व, किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के या बुरे व्यक्तित्व के निर्माण के पीछे उसकी पारिवारिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां उत्तरदायी रहती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपनी पारिवारिक परिस्थितियों और जो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां थी जिन्होंने आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाला, और फिर उनका आपके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। परिवार के बारे में भी और सामाजिक परिस्थितियों के बारे दिनेश जी, थोड़ा सा
ईश्वर की मेरे पे कृपा रही। मेरे पिताश्री अध्यापक थे हरियाणा के स्कूल में, और उर्दू के और पर्शियन के विद्वान भी थे। और जिस परिवार में मैं हुआ उसमें जब आंखें खुली तो किताबें ही किताबें थी। बहुत पढ़ने लिखने वाला परिवार था हमारा। तो एक तरह से वो जो संस्कार वहाँ मिला। दूसरे, मेरी माताश्री कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो 7वीं 8वीं तक थी, लेकिन उन्हें भी सांस्कृतिक जो चेतना थी उनकी वो बहुत अधिक थी। तो बचपन से ही उन्होंने महाभारत की, रामायण की ये किस्से कहानियाँ सुनाई। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से बीजारोपण साहित्य का परिवार में ही हुआ। दूसरे ये है कि मेरे पिताश्री, एक और कमाल की बात थी उनमें, अध्यापक होने के साथ साथ वो एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता अधिक थे, समाज सेवी अधिक थे। तो हरियाणा के उन स्कूलों में, पंजाब के उन स्कूलों में वो जानबूझ के अपनी बदली करवाते थे जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। तो उन गाँवों में मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, जो गांव सड़क मार्ग से भी कटे हुए थे। और मैंने अपने जीवन में वो ग्रामीण परिवेश भी देखा, ग्रामीण परिवेश की विपन्नता भी देखी हर तरह से। और मैंने अपने पिता को संघर्ष करते हुए देखा। और वो कहते थे कि भाई, आदमी हो के अगर कोई आदमी दुखों से डरता है तो उसे आदमी होने का कोई गौरव नहीं होना चाहिए। आदमी को कष्ट भी उठाने चाहिए, संघर्ष भी करना चाहिए। तो एक तरह से समर्पित व्यक्तित्व था उनका, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हम पे पड़ा। दूसरी बात यह है कि जब मैं 10वीं के बाद भिवानी आया, हमारा भिवानी पैतृक निवास था, कॉलेज में गया, तो उस समय भिवानी में बहुत साहित्यिक माहौल अपने, जिसको कहते हैं, बिल्कुल चरम पे था। उदय भानु हंस वहाँ थे, बी.डी. कालिया हमदम वहाँ थे, प्रोफेसर कुमार हमारे टीचर होते थे, जयनाथ ललित वहाँ थे, महावीर प्रसाद मधुक वहाँ थे, उर्दू के बड़े अच्छे शायर होते थे, कोकम साहब वहाँ थे, गाफिल थे। मतलब इन सब की सोहबत में जो ट्रेनिंग मिली है, और हरियाणा के उन शहरों में, छोटे कस्बों में एक अच्छी बात ये थी कि हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों भाषाओं के रचनाकार एक स्थान पे बैठते थे। बड़े अच्छे अनुभव मेरे उस जमाने के हैं कि हमें पढ़ते पढ़ते काव्य शास्त्र की वो बारीकियां भी मालूम हो गई थी जो लोगों को विश्वविद्यालय में जाने के बाद प्राप्त होती है। मेरे पिताश्री, जैसे मैंने बताया, वो उर्दू के थे, तो वो संस्कार उन्होंने दिया, उर्दू के अरूज हमें सिखाए। एक तरह से पारिवारिक माहौल के साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि कोई भी लेखक अगर उपज है तो अपने परिवेश की भी उपज है। मुझे वो परिवेश मेरे कॉलेज में मिला। हमें पढ़ाने वाले बैजनाथ सिंघल भी थे, हिंदी के बड़े विद्वान। उसके बाद फिर मैं एमए इंग्लिश जब बीए करने के बाद की, फिर बीएड की, एमए हिंदी बल्कि मैंने बाद में की है, चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया। तो मैं चंडीगढ़ में सन 1980 में, उसके थोड़े से एक और बताऊं, सन 76 से लेके 80 तक मैं स्वयं अध्यापक रहा भिवानी में। उसके बाद मेरा सिलेक्शन सेंट्रल स्कूल में हो गया, लेकिन उन्हीं दिनों मुझे प्रधान महालेखाकार पंजाब में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं यहाँ हिंदी कक्ष में जुड़ गया। यहाँ हमारी एक पत्रिका है भारत सरकार की, अंकुर, उसके संपादक विभाग में, और लगभग 40 वर्ष की सेवा मैंने भारत सरकार को दी। तो एजी पंजाब में और साहित्य अकादमी चंडीगढ़, ये दोनों का चार्ज मेरे पास रहा उस दिन। तो कहने का अर्थ ये है कि मेरे पे एक ईश्वरीय कृपा ये रही है कि मैं हमेशा बहुत अच्छे लेखकों के बीच रहा, चिंतकों के बीच रहा, तो मुझे सीखने का बहुत अवसर मिला। और सच बात तो ये है कि वो परिवेश जो मुझे भिवानी में प्राप्त हुआ था, वैसा ही परिवेश मुझे चंडीगढ़ में आके मिला। चंडीगढ़ में आके दायरा और बढ़ गया। यहाँ जनसत्ता अखबार था, दैनिक ट्रिब्यून था, उनके लिए मैंने वर्षों कॉलम लिखे हैं।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी वो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, जिसमें मेरे माता पिता का योगदान है, भिवानी में बड़े लेखकों का योगदान है, और उसके बाद चंडीगढ़ में आने के बाद तो साहित्य के बड़े आयाम भी खुल गए, और एक संस्थागत समर्थन जिसे कहना चाहिए वो मुझे यहाँ आके मिला, अखबारों के माध्यम से और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। तो एक तरह से साहित्य में ये ट्रेनिंग का जो मेरा काल था, मैं उसको ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मानता हूँ कि उसने मुझे इतने बड़े रचनाकारों की सोहबत दी, और शायद उसी का असर होगा कि कुछ लिखने पढ़ने लायक हुआ। तो ये तो बात रही आपके बचपन की, समाज की परिस्थितियों की और उनके आपके जीवन के ऊपर प्रभाव की। पर एक चीज़ होती है, आपने महसूस भी की होगी कि जीवन में एक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, जो आपके जीवन को नई दिशा देता है। तो वो कौन-सी ऐसी घटना थी जिसने माधव कौशिक के जीवन को बदल दिया? जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, मेरी माताजी का निधन हो गया। तो एक तो मैं बड़ा जुड़ा हुआ था उनसे, और उनका मेरे पे प्रभाव भी बहुत था। तो उन दिनों में बिल्कुल अकेलापन मुझे रहने लगा। हालाँकि जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार था भिवानी में, ताऊ चाचे थे और भी सब परिवार था। लेकिन मुझे याद है कि उस अकेलेपन को मिटाने के लिए मैं भिवानी में उन दिनों में बहुत सारे पुस्तकालय और वाचनालय थे। किशोरीलाल सेवा सदन था, किरोड़ीमल पुस्तकालय था। तो मैं उन पुस्तकालयों में कॉलेज से आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समय पुस्तकों के साथ बीतने लगा। पढ़ता तो पहले भी था, लेकिन इस अंदाज से नहीं पढ़ता था कि सुबह से लेके रात तक और रात तक। और आप मानेंगे कि बीए करते-करते मेरे विचार से हिंदी का कोई ऐसा क्लासिक उपन्यास, कोई इतना बड़ा लेखक, कवि, कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसको मैंने नहीं पढ़ा। तो वो माताजी का जो देहावसान था, वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, और मेरे विचार से उसी ने ये सारा मार्ग प्रशस्त किया। पर मैं ये भी मानता हूँ कि जो अच्छा पाठक होता है, वही कभी ना कभी लेखक भी बनता है। एक घटना और मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी, और मैं संभवतः पहली बार ये शेयर कर रहा हूँ आपसे। एमए कर चुका था, बीएड में एडमिशन लेने वाला था। तो एक दिन मेरे पिताश्री ने पूछा कि बड़े होके आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा मैं लेखक बनूँगा। तो मुझे अब भी याद है वो थोड़े असहज हो गए थे। लेकिन उनकी एक आदत थी, वो कभी भी उसी वक़्त उत्तर नहीं देते थे। कुछ सोचने लग गए, और मुझे लगा कि शायद मैंने कोई गलत बात कह दी। उनके हाव-भाव से ऐसा लगा। कुछ दिनों के बाद वो उसी तरह की बैकग्राउंड में वो बैठे, घर के बैठक होती है हरियाणा में, जिसमें जी, बुजुर्ग लोग शाम को बैठते हैं, उसी तरह वो हुक्का पी रहे थे, और कोई नहीं था। जब मैं आया तो उन्होंने कहा बैठो भाई, तुम्हारी बात पे मैंने गौर किया। तो मैं भूल भी गया था कि कौन सी बात। मैं बोला जी मैं तो, मुझे याद ही नहीं आ रहा। कहता नहीं, तूने कहा था ना मैं बड़ा होके लेखक बनूंगा पढ़ाई पूरी करके। तो मैं थोड़ा सा घबरा भी गया था कि घर में एक लड़का ठीक ठाक पढ़ने वाला है, वो कोई कंपटीशन वम्पटीशन निकाले, कोई बड़ा अधिकारी बने, जैसे एक मिडिल क्लास आदमी की इच्छा होती है। लेकिन जब तुमने फैसला कर दिया लेखक बनने का, तो मेरी दो बातें ध्यान रखना, ये जी। रास्ता ना ग्लैमर की ओर जाता ना पैसे की ओर जाता। अगर तुम में इतना संघर्ष करने का दम है तो लेखक बनने की सोचना, वरना मत सोचना। एक बात और उन्होंने कही कि अगर तुम लेखन करो तो नौकरी जरूर करना। कहते हैं मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने लेखन के चक्कर में नौकरी नहीं की, और 35-40 साल के बाद उन्हें बहुत समझौते करने पड़े। जो आदमी समझौता करता है वो अच्छा लेखक नहीं बन सकता। इसलिए अपनी रोजी रोटी भी करना और लिखते रहना। एक बात और उन्होंने कही, और बड़ी, ये मेरी डायरी का हिस्सा है, अंतरंग, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी, कि
लेखक बनना खांडे की धार पे चलने जैसा है। अगर 40 साल की उम्र के बाद आके तुमने मुझे कहा कि मेरा निर्णय गलत था, तो मेरे से किसी तरह की उम्मीद मत रखना, मैं तेरा सबसे बड़ा विरोधी हूँगा। ये बात मुझे उनकी हमेशा याद रहती है और याद रही, और मैं उस पे पालन भी किया। तो ये एक तरह से ये भी मेरी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था कि उन्होंने पहले वो सब खतरे बता दिए थे कि ये खतरे आने वाले हैं। लेकिन एक इसमें एक बात और जोड़ दूं मैं, जो मुझे प्लस पॉइंट मिला, जो अक्सर सामान्यतः लोगों को नहीं मिलता। जब हम पढ़ते थे 10वीं में, एक हरियाणा का गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, बौंद कला। मैंने 10वीं वहीं से की, पिताजी वहीं रहते थे, उन्हीं के साथ। एक उनके मित्र थे सज्जन कुमार, तो मेरी माता जी ने वहीं जो मेरी अब पत्नी है शकुंत, मेरे से 2-1 साल पीछे थी, उसका चुनाव कर लिया था कि बड़े होके मैं माधव की शादी इससे करूँगी। तो एक तरह से जो 7 दिन का बचपन बीता हो और फिर उन्हीं से मेरा विवाह हुआ, तो एक तरह से मुझे पारिवारिक पृष्ठभूमि में शकुंत का भी बड़ा योगदान मिला कि भाई इन्होंने पहले कोई दिक्कत नहीं आई कि पारिवारिक दृष्टि से। अब स्थिति ये है कि मेरे परिवार में सारे लिखने वाले हैं। मेरा बेटा प्रवीण कौशिक वो भी लिखता है, उसकी 2 किताबें हैं। बेटी है भावना, आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, बाल साहित्य की लेखिका है। और छोटी है आस्था, वो हरियाणा में है, उसकी भी अंग्रेजी में किताब आई है कहने, उसने हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखती है, पत्रकार रही है। और एक बेटी है वो वाइस प्रिंसिपल है, वो भी लिखती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा सारा परिवार लिखने पढ़ने के कारोबार में ही है एक तरह से। तो जी बचपन से लेके अब तक ये एक मुझे प्लस पॉइंट ईश्वर ने दिया, और संभवतः उसी का ये असर पड़ा। एक मेरे पिताजी एक और कहते थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें जो सामान्यतः व्यक्ति कोई कॉलेज स्कूल में नहीं सीख सकता, और अक्सर जब मैं युवा लेखकों से बात करता हूँ मैं उनको बताता भी। वो कहते हैं हिंदी में एक बड़ी बुरी बात है कि हिंदी में कथाकार अलग है, कवि अलग है, उपन्यासकार अलग है, नाटककार अलग है। साहित्यकार का कंसेप्ट पूरी तरह जनरेट ही नहीं हो पाया। साहित्यकार वो है जो सब विधाओं में लिखता है। तो तुमने एक विधा में बंध के नहीं रहना। जिस दिन दिल करे कविता लिखो, किसी दिन कहानी का करे। हर विधा का एक अपना मिजाज होता है, हर विधा का एक अपना रंग भी है, और आदमी लिखने वाले को हर विधा में लिखना चाहिए। और बल्कि मजाक में कहते थे, अरे खेलों में भी आजकल ऑलराउंडर का कंसेप्ट आ गया, तुम्हारे अदब में क्यों नहीं आ रहा? अदीबों को तो सब कुछ लिखना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा मुझे हमेशा रही है, और आप जैसे लेखक मित्रों का, बौद्धिक वर्ग का भी समर्थन मिला और आशीर्वाद मिला। जी। तो कौशिक जी कोई कविता या कोई रचना सुनाना चाहेंगे जो आपको याद रहती हो? कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा मन में रहती हैं, याद रहती हैं। हाँ, मैं एक गजल के कुछ एक शेर सुनाता हूँ। जी स्वागत। ये कई विश्वविद्यालयों के सिलेबस में भी है, वो मुझे याद भी अचानक आपने कहा तो, कि दिल में हरदम चुभने वाला हम्म। कांटा सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। दिल बहुत में खूब, हरदम बहुत खूब। चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि जी। बच्चे भी अब खेल रहे हैं हम्म। खतरनाक हथियारों से।
बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। और आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, आधी और अधूरी चाहत कब तक जिंदा रखेगी। कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। आधी और अधूरी चाहत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि भीड़ भरी महफिल में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, भीड़ भरी महफिल में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। दिल में बहुत खूब, हरदम बहुत चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत जी। कौशिक जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बेहतरीन गजल, बेहतरीन गजल। एक बात जो यहाँ अभी साहित्य की बात हम कर रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया, तो बरबस ही मेरा ध्यान ये प्रश्न कहीं न कहीं मेरी जो सूची थी उसमें तो बहुत पीछे है। पर यहाँ मुझे प्रासंगिक लगता है। मैं चाहता हूँ आप हमें जानकारी दें कि आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन-कौन? देखो, पसंदीदा साहित्यकारों की मेरी फहरिस्त बहुत लंबी है। उसका एक रीजन भी है, उसका एक कारण है कि मुझे अपने घर में दो साहित्य की धाराओं का, बल्कि तीन साहित्य की धाराओं का एक साथ सौभाग्य मिला। मेरे पिताश्री उर्दू पर्शियन के थे, मेरे ताऊ हिंदी और संस्कृत के थे। तो बचपन से ही, उसके बाद जैसे मैंने अंग्रेजी एमए में भी, उसके बाद फिर हिंदी में आया। तो कहने का अर्थ ये है कि मेरे विचार से उसके बाद साहित्य अकादमियों से जुड़ा। तो भारत की 24 भाषाओं में जितने बड़े लेखक लिखने वाले हैं, सबकी रचनाएं, सबके रचना कर्म से पूरी तरह परिचित हूँ। और एक तरह से मुझे अपने आप पे एक गर्व भी है। तो हिंदी में उस जमाने जिन लोगों ने मुझे प्रभावित किया, जिन लोगों ने प्रभावित किया, उनका मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। बल्कि नए और जो समकालीन है उनके अलावा मैं उनका जरूर करूँगा। जी, जी। जब मेरी एक तरह से ट्रेनिंग थी, उस समय बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पुस्तकें जो हम जैसे कस्बों में रहते थे उनको उपलब्ध नहीं होती थी। आपको मालूम है हरियाणा के जी, शहरों का बौद्धिक स्तर क्या होता था। उस ज़माने में भी जैसे परिवार में बहुत सारे लोग आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे, तो हमें पुस्तकें मिलती रहती थी। सबसे ज़्यादा प्रभावित उन दिनों में मुझे रामधारी सिंह दिनकर ने किया। दिनकर जी की उर्वशी और कुरुक्षेत्र के तो मुझे पन्ने के पन्ने याद थे। धर्मवीर भारती ने बहुत किया। वो जिनकी रचनाओं में रोमांस और रिबेलियन, ध्यान से सुनना है बात, जी, जी। जिनकी रचनाओं में रोमांस और रिबेलियन दोनों इकट्ठा था, प्रेम और विद्रोह। लोग आजकल रोमांस रिबेलियन के अर्थ बहुत संकुचित लेने लगे। जिनकी रचनाओं में वो था, वो रचनाएं मुझे सबसे ज्यादा अपील करती थी। उर्दू में जब, हालांकि गालिब की उर्दू बहुत मुश्किल थी, मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं आती थी, मुझे पूछना पड़ता था। लेकिन उर्दू के कुछ एक राइटर जैसे थे जो नई गज़ल में जो उस ज़माने में आए थे, उनका जो लेखन था, उन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच एक सेतु का कार्य किया। और हैरानी की बात यह है कि उनमें से बहुत सारे बड़े लोग हमारे हरियाणा के थे, इस अंचल के थे। लोग जिनको बड़े कुरुक्षेत्र उस समय पंजाब विश्वविद्यालय का सेंटर होता था रोहतक में, वहाँ विमल कृष्ण अश्क थे, भिवानी आते रहते थे। जी, तो विमल कृष्ण अश्क उर्दू के ऐसे शायर थे नई गजल के, जिन्होंने हिंदी उर्दू के बीच की, अगर हम उसके रस्मुल खत को, अगर उसके स्क्रिप्ट को हटा दें तो आप कह नहीं सकते हिंदी की है उर्दू की। उसी समय रोहतक में एसी बहार थे, उन्होंने अंग्रेजी की सारी कविताओं का
बड़े लेखकों की कविताओं का उर्दू में अनुवाद किया था। ये दोनों अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। हम इनसे, हालांकि वो थे पढ़े तो नहीं, लेकिन वो भिवानी आते थे, संस्थाओं में आते थे, तो एक तरफ वो हमें शैली की कविता भी रखते थे, कीट्स की कविता रखते थे और अपना अनुवाद सुनाते थे। तो हमें लगता था कि ये चीज़ें बहुत आगे की हैं जो हमारे समझ आते हैं। तो उन लोगों ने, एसी बहार है और विमल कृष्ण अश्क है, इन लोगों ने हरियाणा में जो माहौल, इसी तरह भिवानी में सतराम सिंह खुमार होते थे, इन लोगों ने बहुत काम किया और एक तरह से माहौल ऐसा बनाया। एक आबिद आलमी थे, वो हमारे प्रोफेसर भी थे भिवानी में अंग्रेजी के। तो ये एक 5 7 10 लोग ऐसे थे। अब तो हालत ये है, उर्दू वाला हिंदी को नहीं जानता, पंजाबी वाला उर्दू को नहीं जानता। उस समय कोई सीमांकन नहीं था, कोई बैरियर नहीं था। लिखने पढ़ने वाला किसी भी भाषा में लिखता हो, वो एक साथ बैठते थे। तो एक तरह का ये ट्रेनिंग, पूरी पूरी रात चलते थे मुशायरे, इतने सारे। भिवानी में उस जमाने में नीरज से लेके और बड़े से देवराज दिनेश तक हर लेखक आता था। इसी तरह उर्दू के बड़े से बड़े शायर वहाँ आते थे। ये एक मनोरंजन का भी, लोक रंजन का भी साधन था और लोक कल्याण का भी था। तब टीवी फिल्में इतना कुछ नहीं था, तो हर आदमी साहित्य से जुड़ा हुआ था और साहित्य से ही वो आगे बढ़ता था। तो इन, मुझे उनकी रचनाओं ने बहुत अधिक प्रभावित किया। उसके बाद जब दुष्यंत कुमार की ये गजल आई, हिंदी में उसने एक नया प्रयोग किया, तो मेरी पीढ़ी के जो लोग थे उन्होंने भी उसको, इसलिए, हालांकि मैं मुक्त छंद भी लिखता हूँ, खंड काव्य भी, नवगीत भी। जैसे मैंने बताया, मेरे पिताश्री की ये ट्रेनिंग थी कि आपको हर विधा का अपना महत्व है, हर विधा की अपनी शक्ति है, और वो कहते थे हर विधा की अपनी सीमाएं भी है। पूरे सामाजिक यथार्थ को आप एक एक विधा में कैसे समेट लेंगे? समाज इतना बड़ा है, समय इतनी तेजी से बदलता है, सारी दुनिया के लेखक लग जाएं तो भी आप उसको नहीं रख सकते, वो तो कहीं ना कहीं हाथ से फिसलेगा। तो कोशिश करिए। एक उन्होंने एक और बड़ी बात कही थी जिसपे मैं चलता हूँ। वो कहते हैं, बहुत सारे, एक दिन मेरे से कहते हैं उन्हें, ये भी बड़ी, आज मैं दिनेश वो बातें बता रहा हूँ भाई जो जी, संभवतः जी, मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं कही, ना कभी अवसर भी नहीं आया, और जी, किसी ने आपकी तरह से व्यक्तिगत रूप से बात भी नहीं करी। बड़े, जैसे इंटरव्यू होते हैं आप देखते हैं, रोज ही टीवी पे देता हूँ। एक उन्होंने एक बात और कही कि बहुत सारे लेखक हिंदी के, उर्दू के, वो इंतजार करते हैं कभी इल्हाम होगा, मुझे ईश्वर की प्रेरणा मिलेगी तब मैं लिखूंगा। वो कहते हैं वो इस प्रेरणा के चक्कर में बैठे रहते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, पता नहीं प्रेरणा आती नहीं है बहुत सारों के। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि लेखन एक मानसिक अनुशासन है। आपको टेबल वर्क करना है, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, लिखना है, और जितना आप मानसिक अनुशासन करोगे उतना ही अच्छा लेखन होगा। तो उन्होंने जिस तरह का अनुशासन का मुझे सबक सिखाया था, वो सबक मेरे काम आया और मैंने वो कोशिश की कि मैं उसी सबक पे रहूं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिन लेखकों में रोमांस और रिबेलियन एक साथ था, वो चाहे उर्दू के थे चाहे हिंदी के थे, दूसरी भाषाओं के, खलील जिब्रान ने बहुत मुझे प्रभावित किया। उसके बाद जब भारतीय भाषाओं के मैं नज़दीक आया, जब मैंने बंगला, उड़िया और ख़ासतौर पे तमिल, तेलुगु और मलयालम का, अब हिंदी का पाठक अंग्रेजी के लेखकों को तो बहुत जानता है, लेकिन भारतीय भाषाओं के लेखकों को नहीं जानता। हमारे यहाँ अनुवाद बहुत कम हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो साहित्य का इतना बड़ा दायरा है, हमारी इतनी बड़ी परिधि है, उस अद्भुत है। हर लेखक, एक दूसरी बात ये भी मेरा मानना है कि अगर किसी लेखक को अपने प्रारंभिक दिनों में अपने पसंद के लेखक का चयन करना आ जाए, तो उसे मालूम हो जाता है कि मेरे सरोकार क्या हो, फिर वो वेवर नहीं करता। तो वेवर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इसी तरह की वो रचनाएं जिसमें सामाजिक सरोकार थे, प्रतिरोध के स्वर थे, जिसमें बगावती तेवर थे। मैंने बहुत पहले ये निर्णय कर लिया था कि मैं किसी वाद के साथ नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरे साथ कोई विवाद भी नहीं जुड़ा। जो वाद से जुड़ते हैं उन्हीं के साथ विवाद जुड़ता है।
मानवीयता, मानवीय सरोकारों की पक्षधरता और सामाजिक जीवन में जो साहित्य दे सकता है आगे बढ़ाने के लिए, मेरे वही सरोकार हैं और वही रहेंगे।